31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, ये तीनों सभी विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फॉयल द्वारा किए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो जो हेनरी फॉयल है उनके द्वारा बजट निर्माण को शामिल नहीं किया, जबकि संगठन, नियोजन और समन्वय इनको शामिल किया गया। 33वां प्रश्न है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि कक्षा में 61 से 90 के बीच में विद्यार्थी भर्ती है तो आरटी की धारा अधिनियम 2009 के तहत कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो 61 से 90 के बीच में है तो उनकी आवश्यकता होगी 3 शिक्षक। 34वां प्रश्न है, आरटी की अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है, तो आरटी की धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है, यानी प्राइमरी में कितने छात्र होंगे उनके ऊपर कितने अध्यापक लगे होंगे। प्रश्न है, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है, इसमें राइज का पूरा फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। 36वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोग्राम सर्वप्रथम 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? यानी प्रत्येक जिलों के अंदर जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, तो डाइट का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो पहला है प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन कराना, तो ये इसका उद्देश्य है। तीसरा दीर्घ है क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना है, तो ये इसका उद्देश्य है। चौथा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, तो इसमें देर का दूसरा ऑप्शन स्कूलों में दीक्षा और राइज कार्यक्रमों का संचालन, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। 38वां प्रश्न है, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? यानी अगर विद्यालय के अंदर हमें नेतृत्व करना है तो कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला है नेता का व्यक्तित्व, यानी जो प्रमुख व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दूसरा है समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। तीसरा कार्य की प्रकृति, चौथा परिवेश की प्रकृति, ये चारों चीजें नेतृत्व शैली को प्रभावित करती हैं। 39वां प्रश्न है, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली जिसे डाइस कहा जाता है, डाइस किसने विकसित किया? तो NUEPA ने डाइस की विकास किया। 40वां प्रश्न है, DISC जिसे डाइस कहा जाता है, डाइस नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो ये NIEP द्वारा किया गया था, NIEP इनके द्वारा जारी किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? तो डाइस है। 42वां प्रश्न है, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली का प्रबंधन का सही चक्र कौन सा होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है 43वां प्रश्न है, शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना यानी लॉन्ग टर्म डिसीजन प्लानिंग का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित में किसके आधार पर होना चाहिए? तो ये स्पष्ट और साझा दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। दूसरा दीर्घ है इसमें आर्थिक पक्ष पर बल देना। तीसरा दीर्घ उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग करना। चौथा दीर्घ परिणामों पर बल देना। पांचवा परिपक्व टीम का उपयोग। छठा परिणामों के प्रति स्पष्टता। तो इनमें से बताई गई कि किसके ऊपर आधारित होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिणामों पर बल देना, परिपक्व टीम का उपयोग करना, और छठा है परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। ये इसके अप्रोच हो जाएंगे। बाकी पहला और दूसरा ऑप्शन इसके सही नहीं होंगे। 44वां प्रश्न है, भारत की पहली डाइस परियोजना को निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? तो यूनिसेफ के द्वारा इसको वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है, तो ये लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करना, ये EMIS का प्रथम चरण है।
46वां प्रश्न है डाइस, और डाइस का पूरा फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये 1995 में जारी किया गया था। और NUEPA 47वां प्रश्न है NUEPA का मुख्य रूप से संबंधित है? तो ये शैक्षिक योजना से संबंधित है। 48वां प्रश्न है डाइस का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइस का पूर्ण रूप हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। 49वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है जो सभी स्तरों की नींव का पत्र है? तो वो हो जाएगा शाला स्तर। 50वां प्रश्न है यूडाइस का पूरा नाम क्या है? तो ये यूडाइस एक बेसिकली एक सिस्टम होता है स्कूल के अंदर विद्यार्थी और शिक्षकों के जितने भी डाटा होता है उसको एक जिला स्तर पर सूचना प्रदान करने का एक होता है जिसको यूडाइस कहा जाता है, जिसे वर्तमान में हमारे विद्यालय में भी चलाया जा रहा है। स्कूल इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना यूडाइस। 51वां प्रश्न है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति SC ST विकलांग सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग ऐसे से संबंधित है उनको कहा जाता है असुविधाग्रस्त या वंचित समूह से। 52वां प्रश्न है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के 60 बच्चों तक के प्रवेश के आधार पर अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर 60 बच्चे हैं तो वहाँ पे संख्या हो जाएगी 2। 53वां प्रश्न है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसका संशोधन हुआ था 2017 में एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा, यानी 5 वर्ष में उसको अर्जित करनी पड़ेगी। 54वां प्रश्न है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या हैं? तो इसके न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हो जाएंगे 1000। 5वां प्रश्न है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हमें सही नहीं वाला कथन छांटना है। पहला तरीका है एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जा सकता है, तो ये सही है। दूसरा है एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, सही बात। तीसरा प्रश्न है एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करवा सकता है, तो ये 3 सही हो जाएंगे। लेकिन चौथा क्या दे रखा है आयु के प्रमाण की कमी एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, तो ये गलत बात होगी। हम बच्चे को प्रवेश के लिए मना तो कर ही नहीं सकते। 56वां प्रश्न है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो SMC में 50% संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। 57वां प्रश्न है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकसित और लागू करेगी? तो केंद्र सरकार करेगी। 58वां प्रश्न है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं होनी चाहिए? तो विद्यालय में जितने पद स्वीकृत है उनके 10% से अधिक पद खाली नहीं रहने चाहिए। 59वां प्रश्न है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसका संशोधन 2019 में हुआ प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं में नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। 60वां प्रश्न है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम है? तो वो हो जाएगी सक्षम समुचित सरकार। 61वां प्रश्न है बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं है ऐसे बालकों को किसी भी कक्षा में प्रवेशित किया जा सकता है उनकी आयु के अनुरूप। यानी जो बच्चा अपने पास आएगा 6 वर्ष का है चाहे 7 वर्ष का,
तो उसकी आयु के अनुसार हमें उनको प्रवेश करना पड़ेगा। 62वां प्रश्न है, आरटीई 2009 की कौन-सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो अपने आस-पास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान और या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। तो धारा 10 में ये माता-पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको विद्यालय में प्रवेश दिलाए। 63वां प्रश्न है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अनुसार निम्न में से किस भाग को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया था? तो भाग 16 को संशोधित किया गया था 2019 में। 64वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 है, उसके तहत आरटी के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई के नियमों का सही क्रम है? तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। 66वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। 67वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में बाल को 67वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी दी गई है? तो अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व बताया गया। 68वां प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक शामिल है, यानी प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक को शामिल किया गया। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 को, उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से 8 को और जो प्रारंभिक है उसमें कक्षा 1 से 8 तक को शामिल किया गया। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें तीसरा कथन दे रखा है, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित, ये सही नहीं। बाकी इसका 26वां खंड विद्यालय में शिक्षक की रिक्तियाँ भरने से संबंधित है। और दूसरा दे रखा है, इसमें 28वां खंड में दे रखा है, शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित कर देता है, यानी जो उनके द्वारा जो निजी ट्यूशन किया जाता है उसके ऊपर भी बैन किया गया। अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों से संरक्षण से संबंधित है, तो ये 3 सही हो जाएंगे जबकि तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो सभी प्रकार के विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिलाने का हक होगा। 71वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय में कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है? तो अगर विद्यालय में कोई कैपिटेशन लेता है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड, यानी जितना उन्होंने शुल्क लिया उसके 10 गुना तक का उनसे वसूला जाएगा। 72वां सवाल है, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में किसी भी स्कूल में नहीं गया तो उसको किस कक्षा में प्रवेश के योग्य है? तो वो कक्षा 5 में प्रवेश का योग्य है। 72वां प्रश्न है, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में किसी भी स्कूल में नहीं गया हो तो किस कक्षा में प्रवेश के योग्य है? तो 5वीं कक्षा में प्रवेश के योग्य हैं। 73वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का दायित्व होगा। तो केंद्रीय सरकार का दायित्व होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना। 74वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई की 2009 के तहत निजी और विशेष श्रेणी के शालाओं में प्रवेश के लिए पहली कक्षा में कितने बच्चे प्रविष्ट होने चाहिए? यानी जो पहली कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके 25% बच्चे आरटीई के तहत उनकी जगह सुरक्षित होगी।
यानी निजी विद्यालय है तो भी वहाँ पे 25% सीटें आरटीई के तहत रक्षित होगी। 75वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। जबकि इसमें से कौन कौन से सही है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 17 में बच्चों को दंड से रक्षा करता है, यानी उनको शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना। और भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का प्रावधान भाग 21 में है। भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 76वां सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दायित्व पूर्ण नहीं किया जाना है? तो अध्यापकों द्वारा कौन कौन से दायित्व पूर्ण करने हैं उनको देख लेते हैं। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक करना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करना, प्रत्येक बालक की अधिगम क्षमता का आकलन करना, ये तीनों शिक्षक के कर्तव्य होंगे। लेकिन ये पहला ऑप्शन दे रखा है शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, तो ये शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। 77वां सवाल है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे जिसमें तैयारी भी शामिल है तो कितने होने चाहिए? तो वो 45 घंटे शामिल किए गए हैं। नहीं, प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण के दिए गए हैं जिसमें तैयारी का समय भी शामिल है। 78वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य सरकार घोषित शैक्षिक प्राधिकारित संस्था है, तो वो SIERT ये शैक्षिक संस्था है। 79वां सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर के यानी कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? अगर प्राइमरी क्लास है यानी जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे हैं तो वहाँ पे 200 बच्चे हैं तो वहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता होगी 6। 80वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो ये भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 83वां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने कार्य प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए? तो अध्यापक के लिए 45 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने के लिए जिन नियमों का प्रथम निर्माण किया गया था उसका शीर्षक क्या रखा गया था? तो उसका शीर्षक रखा गया था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। 83वां प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियमों के अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है, तो इनमें से नहीं वाला बताना। तो पहला है कक्षावार नामांकन का अनुमान, तो ये तो होना चाहिए। दूसरा है अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता की संख्या, ये भी अनुमान लगाना। तीसरा है वर्ष बार वित्तीय आवश्यकता, इनका भी आंकलन करना। लेकिन चौथा दे रखा बैंक खातों के अभिलेख, तो ये इसमें शामिल नहीं है। 84वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए आवश्यक है कि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में कौन शामिल नहीं होंगे? तो उसमें विद्यालय का शिक्षक शामिल होता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक शामिल होता है, स्थानीय निकाय का सदस्य भी शामिल होता है, लेकिन उसमें बीओ शामिल नहीं होता, जिसे सीबीओ के नाम से जाना जाता है। सेवा प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक की। 87वां प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसको 2009 में अधिनियमित किया गया था, जबकि इसको अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। विद्यालय के शाला प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदनाम होता है? तो जो विद्यालय का संस्था प्रधान होता है हेडमास्टर, उसका
पद नाम होता है पदेन सदस्य सचिव, यानी एसएमसी में उसको पदेन सदस्य सचिव के नाम से जाना जाता है। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो पहला देर का प्रौढ़ शिक्षा, तो ये प्रौढ़ शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल है विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, ये शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। चौथा है विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, तो ये इसके लक्ष्य है। 90वां प्रश्न है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव पर सरकार निजी भागीदारी कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो 2005 में स्वीकार किया गया था। 91वां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में एसएमसी, जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से जाना जाता है, कि कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होगा? तो वो अभी हमने देखा था जो प्रधान अध्यापक या संस्था प्रधान होता है वो उसका पदेन सदस्य सचिव होता है। 92वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? तो वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सर्व शिक्षा अभियान, जिसे आरटीई के एक भाग के रूप में जाना जाता है, उसको लागू किया गया। 13वां प्रश्न है, एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? तो वो 75 और 15 अनुपात है। केंद्र सरकार का 75 और 15 राज्य सरकार के। 94वां प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्रों की सुविधार्थ लागू की गई थी, उसका कक्षा स्तर क्या है? तो कक्षा 9 से 12 तक ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना सुविधार्थ की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसको कक्षा 1 से 12 तक में भी इसको बढ़ाया गया है। 95वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे रमसा के नाम से जाना जाता है, को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे आरएमएस कहा जाता है, वो लागू किया गया। 96वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो 2010 के अधिनियम के तहत हो जानी चाहिए। 97वां प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा विश्व घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकता पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इनमें से पहला ऑप्शन है उसकी क्षमताओं का विकास करना, ये शामिल है। उचित निर्णय लेना शामिल है। व्यवसाय स्थापित करना, ये शामिल नहीं है। चौथा ऑप्शन है उसकी जीव की गुणवत्ता में सुधार लाने, यानी उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, ये शामिल है। 58वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया। तो 2018-19 के जो बजट था उसमें समग्र शिक्षा अभियान में इसको सर्व शिक्षा अभियान को शामिल कर दिया गया। 99वां प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में समान वोट होने पर बैठक अध्यक्ष के मत का निर्णायक होगा, यानी अगर समान वोट आ जाते तो अध्यक्ष निर्णय करेगा। तीसरा है ये विद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों को मॉनिटर करता है, तो ये तीन सही हो जाएंगे। जबकि चौथा है एसएमसी, जिस विद्यालय प्रबंधन समिति कहा जाता है, को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और सुविधा को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। इनको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ये नई शब्द की वजह से ये गलत हो गया। 100वां प्रश्न है, SIQE का पूरा नाम है? तो SIQE का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 101वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो इसका पहला उद्देश्य है लैंगिक दूरियों को कम करना। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक और निर्योग्यता डिसेबिलिटी की बाधा को दूर करना। तीसरा है सन 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में अवधारणा लाना। जबकि चौथा ऑप्शन है सभी तक उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच 2017 तक, ये गलत है, ये 2020 तक पहुंच है। 102वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है?
तो एसएमसी के बारे में पहला कथन है, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, तो ये इसका लक्ष्य है। दूसरा, नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना, तो ये एसएमसी का लक्ष्य है। तीसरा, विद्यालय में मध्याह्न भोजन को प्रबोधन करना, ये भी है। लेकिन चौथा ऑप्शन है, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, यानी विद्यालय में जो एसएमसी है वो अध्यापकों का प्रशिक्षण नहीं करवाएगी, ये इसका लक्ष्य नहीं है। 103वां प्रश्न है, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, तो जो प्रबंधन समिति उसकी बैठक होती है अमावस्या को। 4वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना था, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना था। 106वां प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, यानी इनमें से कौन से सदस्य होते हैं, तो जो ये शिक्षा मंत्री है इसका सदस्य नहीं होता, बाकी इसके सदस्य कौन है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक और स्थानीय वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य निर्वाचित सदस्य जो उस वार्ड या गांव में स्कूल स्थित है। तो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान प्रथम तल यानी बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह नियोजन टीक को समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि उसके समाधान में सहायता नहीं करता। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना, तो इसमें नहीं आ गया इसलिए ये कथन सही नहीं है। बाकी इनमें कौन सा कथन सही सही है, तो वो है क्योंकि ये साधारण व्यक्तियों को वास्तविक स्तर को दर्शाता है, तो ये सही है। क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्याओं की जानकारी देता है और समाधान में सहायक है। चौथा है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो सम्मिलित है जो अपनत्व की भावना पैदा करते हैं। ये तीन तो पॉजिटिव हो जाएंगे, चौथा ये नेगेटिव चीज होगी। 108वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। तो लैंगिक और सामाजिक भेद को दूर करने के लिए SC/ST के जो निर्धारित लक्ष्य है उनको लागू करना आवश्यक है। 109वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात होगा। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की अनुपात होगा 1:40। 10वां प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा विश्व शिक्षा फोरम द्वारा जारी कार्यात्मक योजना यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसे POA के नाम से जाना जाता है की बैठक में किस स्थान पर हुई, तो ये डंकार में हुई थी। 111वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार से संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इससे संबंधित हैं। 112वां प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया था, तो जो कोरोना के टाइम में स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया था। 113वां प्रश्न है, स्कूलों को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, तो जो विद्यालयों में जो गोद लेने के लिए सबसे अच्छा पोर्टल होता है ज्ञान संकल्प पोर्टल, इसके द्वारा हमारे विद्यालय में भी प्रत्येक शिक्षक के द्वारा डोनेशन किया जाता है। 114वां प्रश्न है, स्कूल में ई लर्निंग के लिए स्माइल प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप है, तो स्माइल प्रोजेक्ट का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, यानी लर्निंग इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस है। 15वां प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये एड्यूसेट उपग्रह शिक्षा के लिए समर्पित प्रथम उपग्रह है। 116वां प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना आरंभ की गई थी, तो 2006 में शुरू की गई थी। 117वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में DD ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था, तो 1997 में आरंभ किया गया था। 118वां प्रश्न है, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग है, इसके लक्ष्य समूह में शामिल है, तो इसमें सरकार, नागरिक,
व्यापार और लाभार्थी सभी शामिल हैं। 119वां सवाल है, ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। 120वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम विकास की दृष्टि से सही है? तो इसमें विकास की दृष्टि से पहला क्रम हो जाएगा आईसीटी, आईसीटी के बाद में हो जाएगा ई गवर्नमेंट, चौथा हो जाएगा ई गवर्नेंस और सबसे लास्ट में हो जाएगा ई मित्रा। तो सबसे पहले आया था आईसीटी, आईसीटी के बाद में ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट के बाद में ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के बाद में ई मित्रा। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? तो ई गवर्नेंस भागीदारी से संबंधित है, ई गवर्नेंस परिणाम से संबंधित है, ई गवर्नमेंट निर्णय से संबंधित है, जबकि ई गवर्नमेंट प्रक्रिया ये गलत हो जाएगा, जबकि इसमें देगा ई गवर्नमेंट निर्णय से संबंधित है। 122वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस का उपयोग सही नहीं है? तो ई गवर्नेंस का उपयोग कौन कौन से सही है? पहला है मॉनिटरिंग सुविधा में सुधार लाया जाएगा, दूसरा है कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, तीसरा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा, चौथा दीर्घा सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता करना है। तो ये गलत हो जाएगा, ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे।